हाँ जी, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? आप लोगों का फिर से स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है जीके भाई मयंक सर। दोस्तों, हम लोग यहाँ पर मारवाड़ का इतिहास कर रहे हैं और मारवाड़ के इतिहास में लास्ट क्लास में हमने जसवंत सिंह तक के इतिहास को कवर कर लिया था। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि 1678 में जसवंत सिंह की मृत्यु अफगानिस्तान में हो जाती है। ठीक है, अफगानिस्तान में एक जगह पड़ती है जिसका नाम है जमरूद। तो जमरूद नामक स्थान पर जसवंत सिंह की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अब जब जसवंत सिंह की जब मृत्यु हो रही है उस वक्त जसवंत सिंह का कोई भी उत्तराधिकारी नहीं है। ठीक है, इसलिए औरंगजेब जसवंत सिंह का राज्य यानी कि मारवाड़ को खालसा राज्य घोषित कर देता है। ठीक है, और ये खालसा राज्य 1678 से लेकर 1707 तक रहता है। ठीक है, लेकिन अब हम बात करेंगे जसवंत सिंह के पुत्र की जिसका नाम था अजीत सिंह। ठीक है, एक पुत्र का और जिक्र मिलता है दल थम्मन का, लेकिन हमें केवल अजीत सिंह की बात करनी है। ठीक है, तो जसवंत सिंह फर्स्ट के बाद में जो नेक्स्ट शासक इस वंश में आ रहा है उसका नाम है अजीत सिंह। ठीक है, नेक्स्ट शासक है इस वंश में अजीत सिंह। ठीक है, अजीत सिंह के अगर शासनकाल की बात की जाए तो अजीत सिंह का शासनकाल 1707 से लेकर 1724 तक आपको दिखाई देगा। ठीक है, लेकिन देखो अजीत सिंह की बात करने से पहले हमें इसके मंत्री की या इसके संरक्षक की जो भी कहा जाए दुर्गादास राठौड़ के बारे में बात करना जरूरी है। ठीक है, तो अजीत सिंह से पहले हम दुर्गादास राठौड़ की बात करेंगे। ठीक है, तो दुर्गादास राठौड़। ठीक है, दुर्गादास राठौड़ के अगर जन्म की बात की जाए तो इसका जन्म 1638 में सालवा कल्ला गांव जोधपुर में हुआ था। ठीक है, दुर्गादास राठौड़ के अगर उपनामों की बात की जाए, दुर्गादास राठौड़ के उपनामों की बात की जाए तो इसका पहला उपनाम है मारवाड़ का उद्धारक। मारवाड़ का उद्धारक। ठीक है, दूसरा नाम इसका देखने को मिलता है मारवाड़ का गेरी बाल्टी। ठीक है, थर्ड नाम इसका देखने को मिलता है मारवाड़ का अण बिंदिया मोती। ठीक है, अन बिंदिया भी मिलता है, अन बिजिया भी कई जगह आपको किताबों में देखने को मिलता है, लेकिन असली में है अन बिंदिया मोती। ठीक है, चौथा राठौड़ों का यूलिसेस, और राठौड़ों का यूलिसेस कहने वाले व्यक्ति हैं इसको कर्नल टॉड। ठीक है, कर्नल जेम्स टॉड इसे राठौड़ों का यूलिसेस कह रहे हैं। ठीक है, देखो ये जो दुर्गादास राठौड़ है इसने अजीत सिंह के लिए औरंगजेब से 30 वर्षों तक संघर्ष किया। देखो 1678 से में जसवंत सिंह की मृत्यु हुई थी और ये अजीत सिंह शासक कब बना है 1707 में जाकर, तो नियर अबाउट 30 वर्ष तक जो दुर्गादास राठौड़ है इसने अजीत सिंह को शासक बनाने के लिए औरंगजेब से संघर्ष किया। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है 30 वर्षीय युद्ध। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 30 वर्षीय युद्ध किसने लड़ा। ठीक है, तो यहां पर आपको नाम ध्यान रखना है दुर्गादास राठौड़ का। अगर दुर्गादास राठौड़ की बात करें तो दुर्गादास राठौड़ और इनके पिता दुर्गादास प्लस इनके पिता जिनका नाम था आसकरण, ये दोनों जसवंत सिंह फर्स्ट के दरबार में मंत्री थे। ठीक है, दोनों जसवंत सिंह फर्स्ट के दरबार में मंत्री थे। ठीक है, अब हम आगे की बात करते हैं। दुर्गादास राठौड़ ही हमारा टॉपिक चल रहा है। ठीक है,
तो देखो, जब 1678 में जसवंत सिंह की मृत्यु हुई, ठीक है, अफगानिस्तान में इनकी मृत्यु हुई थी जसवंत सिंह की, तो दुर्गादास राठौड़ जसवंत सिंह के साथी थे, ठीक है। जसवंत सिंह का कोई उत्तराधिकारी नहीं था, लेकिन इनकी जो जसवंत सिंह की दो रानियां थी वो गर्भवती थी, ठीक है। तो जब जसवंत सिंह की मृत्यु हो जाती है तो दुर्गादास राठौड़ इन दोनों रानियों को लेकर मेहरानगढ़ की तरफ आ रहे होते हैं, ठीक है, कि भाई अब राजा तो गए, अब चलो मेहरानगढ़ चला जाए। तो मेहरानगढ़ की तरफ जब आ रहे होते हैं तो लाहौर नामक स्थान पर, लाहौर में ये जो रानियां हैं इनकी दो संतानें होती है। पहली संतान तो हो रही है अजीत सिंह, ठीक है, और दूसरी संतान होती है दल थम्बन। ये दो संतानें होती है, ठीक है। तो इन दोनों रानियों को तो ये मेहरानगढ़ छोड़ देता है, दल थम्बन को भी मेहरानगढ़ छोड़ देता है। औरंगजेब को जब पता लगता है कि जसवंत सिंह फर्स्ट के एक उत्तराधिकारी हुआ है, मतलब उसके पुत्र हुआ है अजीत सिंह, तो औरंगजेब अजीत सिंह को मारना चाहता है, ठीक है। तो औरंगजेब अजीत सिंह और दुर्गादास राठौड़ को दिल्ली बुलाता है, ठीक है। तो अजीत सिंह और दुर्गादास राठौड़ दिल्ली चले जाते हैं, लेकिन ये दोनों दिल्ली में लाल किले में नहीं रुकते। ये जब दिल्ली जाते हैं तो दिल्ली में रतन सिंह की हवेली पर रुकते हैं, रतन सिंह की हवेली पर रुकते हैं, ठीक है। औरंगजेब सेना भेजकर ये जो अजीत सिंह है उसको और दुर्गादास राठौड़ को बंदी बना लेते हैं, ठीक है। बंदी बना लेते कहां पर? रतन सिंह की हवेली के अंदर बंदी बना लिया जाता है, ठीक है। यहीं पर एक व्यक्ति आता है जिसका नाम है मुकुंद सिंह खींची। ये जो मुकुंद सिंह खींची है ये जसवंत सिंह फर्स्ट का बहुत ही वफादार आदमी था, ठीक है। तो मुकुंद सिंह खींची सपेरे का भेष बनाता है, सपेरे का भेष बनाता है और अजीत सिंह को सांप वाली टोकरी के अंदर, 4 महीने का होता है अजीत सिंह, तो उसको सांप वाली टोकरी के अंदर रखकर उसको वहां से मतलब दिल्ली से बाहर निकाल लेता है, ठीक है। दुर्गादास राठौड़ भी जैसे तैसे बचकर बाहर आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन यहां पर एक बात आपको यह ध्यान रखनी है कि अजीत सिंह की धाय मां थी, अजीत सिंह की धाय मां, जो मतलब दाई मां होती है, एक तरह से बच्चों की देखभाल वगैरह करती है, तो धाय मां थी जिनका नाम था रूपा, या आपको गोरा नाम देखने को भी मिलता है, गोरा या रूपा नाम देखने को मिलता है। ये जो धाय मां थी इसने अपने पुत्र, ठीक है, अपने पुत्र की, जिसका नाम था धोसा, अपने पुत्र धोसा की बलि दी और अजीत सिंह की जान बचाई, ठीक है। जैसे मेवाड़ में हुआ था ना पन्ना धाय वाला, कि उसने अपने बेटे चंदन को सुला दिया था उदय सिंह की जगह, उदय सिंह बच गया, चंदन मारा गया। सेम यही सिस्टम यहां हुआ था, इसने रूपा या गोरा ने अजीत सिंह की जगह अपने पुत्र धोसा को सुला दिया। औरंगजेब के सैनिकों ने समझा कि धोसा ही अजीत सिंह है और धोसा को अजीत सिंह समझकर मार डाला, ठीक है। तो रूपा या गोरा ने पन्ना धाय की तरह अपने पुत्र का बलिदान दिया, इसीलिए ये रूपा या गोरा जो है इसे मारवाड़ की पन्ना धाय कहा जाता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, डोसा और ये सब आपको नाम याद रखने हैं कि मारवाड़ की पन्ना धाय किसे कहा जाता है, ठीक है। आगे हम बात करें तो अजीत सिंह निकल चुके हैं रतन सिंह की हवेली से और दुर्गादास राठौड़ भी दिल्ली से बाहर निकल चुके हैं, ठीक है। तो दुर्गादास राठौड़ अजीत सिंह को लेकर आ जाते हैं कालिंद्री गांव, सिरोही आ जाते हैं, ठीक है। सिरोही में एक जगह पड़ती है जिसका नाम है कालिंद्री, कालिंद्री गांव, ठीक है, सिरोही में। यहां आकर ये दोनों शरण लेते हैं और यहां पर एक ब्राह्मण है जिसका नाम है जयदेव ब्राह्मण, तो जयदेव ब्राह्मण के घर ये लोग शरण लेते हैं,
ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि दिल्ली से जब अजीत सिंह और दुर्गादास राठौड़ निकलते हैं तो ये सिरोही के कालिंद्री गांव जाते हैं, जहां जयदेव ब्राह्मण के यहां ये लोग शरण ले लेते हैं। ठीक है, तो यहां तक की आपको कहानी समझ में आई। अब आगे बात हम और करते हैं। अब देखो, दुर्गादास राठौड़ जो है वो औरंगजेब के इरादों को भांप चुका है। दुर्गादास राठौड़ अजीत सिंह को शासक बनाने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। ठीक है, इसलिए दुर्गादास राठौड़ ने राठौड़ सिसोदिया गठबंधन बनाया। ठीक है, राठौड़ सिसोदिया गठबंधन। राठौड़ सिसोदिया गठबंधन कौन हुआ? तो मेवाड़ वाले सिसोदिया और मारवाड़ के राठौड़ों के बीच में। ठीक है, यह गठबंधन हुआ था मारवाड़ प्लस मेवाड़ के बीच में। ठीक है, मारवाड़ की तरफ से तो गठबंधन करने वाला व्यक्ति दुर्गादास राठौड़ और अजीत सिंह थे, और मेवाड़ का उस वक्त शासक था राज सिंह। ठीक है, तो राज सिंह के साथ मिलकर दुर्गादास राठौड़ ने राठौड़ सिसोदिया गठबंधन किया औरंगजेब के खिलाफ। ठीक है, राज सिंह ने अजीत सिंह और दुर्गादास राठौड़ को शरण दी और केवला गांव का पट्टा अजीत सिंह के नाम कर दिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि राठौड़ सिसोदिया गठबंधन चल ही रहा था। इसके अलावा दुर्गादास राठौड़ ने एक काम और किया। दुर्गादास राठौड़ ने औरंगजेब का पुत्र था जिसका नाम था अकबर सेकंड। ठीक है, अकबर सेकंड को दुर्गादास राठौड़ ने औरंगजेब के खिलाफ भड़काया। अकबर सेकंड ने विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह के अंदर अकबर सेकंड मारा गया। ठीक है, जब अकबर सेकंड की मृत्यु हुई तो अकबर के पुत्र थे जिनका नाम था अख्तर और सफियतु निशा। ठीक है, एक पुत्र और एक पुत्री थी। इन दोनों का लालन पालन दुर्गादास राठौड़ ने किया। ठीक है, अख्तर और सफियत निशा जो अकबर सेकंड की संतानें थी, इनका लालन पालन भी कौन कर रहा है? दुर्गादास राठौड़ कर रहा है। ठीक है, लेकिन कुछ समय पश्चात एक व्यक्ति है जिसका नाम आपको याद रखना है, ईश्वरदास नागर। ठीक है, ईश्वरदास नागर की सलाह पर दुर्गादास राठौड़ अख्तर और सफियत निशा को फिर से औरंगजेब के पास भेज देता है। ठीक है, इन दोनों को औरंगजेब के पास भेज देता है। औरंगजेब खुश हो जाता है दुर्गादास राठौड़ से, भैया पोते पोतियां हैं तो खुश कौन नहीं होगा। तो औरंगजेब खुश हो जाता है, लेकिन औरंगजेब यहां पर होशियारी कर देता है। औरंगजेब क्या करता है, वो सोचता है कि क्यों ना दुर्गादास राठौड़ और अजीत सिंह में फूट डलवा दी जाए। इसलिए औरंगजेब, देखो, जब ये इसके पोते पोतियों को सौंपता है तो औरंगजेब प्रसन्न होकर दुर्गादास राठौड़ को तो बड़ी जागीरें देता है। ठीक है, और ये जो अजीत सिंह है, अजीत सिंह को छोटी जागीरें देता है। दुर्गादास राठौड़ को भीनमाल फलोदी देता है। ठीक है, भीनमाल और फलोदी। और दुर्गादास जो अजीत सिंह है, अजीत सिंह को मिल रही है मेड़ता। ठीक है, मेड़ता छोटी जागीर थी। तो यहां पर क्या होता है कि अजीत सिंह और दुर्गादास राठौड़ के बीच में मतभेद उत्पन्न हो जाते हैं, लेकिन अजीत सिंह अभी कुछ नहीं कहता। ठीक है, तो यहां तक कि आपको कहानी समझ में आई दुर्गादास राठौड़ की। राठौड़ सिसोदिया गठबंधन बहुत ध्यान रखना, आप पूछा जाता है एग्जाम में क्वेश्चन। ठीक है, यहां पर देखो, अब इन दोनों के बीच में मतभेद उत्पन्न होने शुरू हो गए। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तो 1707 में ही अजीत सिंह प्लस दुर्गादास राठौड़, ये दोनों मिलकर हमला करते हैं मेहरानगढ़ पर। ठीक है, मेहरानगढ़ दुर्ग पर हमला करते हैं। इस वक्त मेहरानगढ़ दुर्ग का जो किलेदार है वो उसका नाम है तहवर खां।
तहवर खां। ठीक है, तो 1707 में अजीत सिंह और दुर्गादास राठौड़ मेहरानगढ़ दुर्ग पर हमला करते हैं और मुगल किलेदार तहवर खां को मारकर मेहरानगढ़ दुर्ग पर अधिकार कर लेते हैं। ठीक है, मेहरानगढ़ दुर्ग पर अब इनका अधिकार हो गया। शासक बन गया अजीत सिंह। अजीत सिंह शासक बनते ही सबसे पहला काम करते हैं, दुर्गादास राठौड़ को मारवाड़ से निष्कासित कर देते हैं। ठीक है, दुर्गादास राठौड़ को कहते हैं अब जाओ यहां से, आपका काम हो गया। तो दुर्गादास राठौड़ मारवाड़ से निष्कासित हो गए। दुर्गादास राठौड़ मारवाड़ से मेवाड़ पहुंच जाते हैं। ठीक है, मेवाड़ का शासक है संग्राम सिंह सेकंड। मेवाड़ का शासक है संग्राम सिंह सेकंड। ये संग्राम सिंह सेकंड दुर्गादास को रामपुर की जागीर दे देता है कि भैया यहां रहो आराम से रामपुर में। दुर्गादास राठौड़ कुछ समय तक रामपुर में रहते हैं, लेकिन कालांतर में कुछ समय पश्चात दुर्गादास राठौड़ उज्जैन चले जाते हैं। ठीक है, तो दुर्गादास राठौड़ कहां पहुंच गए? उज्जैन पहुंच गए। और उज्जैन में ही 22 नवंबर 1718 को दुर्गादास राठौड़ की मृत्यु हो जाती है। दुर्गादास राठौड़ की जो समाधि है वो आपको मिलेगी उज्जैन में। ठीक है, तो इनकी समाधि कहां है? उज्जैन के अंदर। ये सारी कहानी हो गई दुर्गादास राठौड़ की। अब हम बात करेंगे अजीत सिंह की कि 1707 में जब वो शासक बना उसके बाद उसने क्या कार्य किए। ठीक है, तो अब आते हैं हम अजीत सिंह पे। देखो दुर्गादास राठौड़ याद रखना, दुर्गादास राठौड़ में से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इतने क्वेश्चन अजीत सिंह में से नहीं आते हैं जितने दुर्गादास राठौड़ में से आते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। अजीत सिंह की अगर बात की जाए तो जसवंत सिंह फर्स्ट का पुत्र था। ठीक है, 1707 में तहवर खां को मारकर मेहरानगढ़ जीता। ठीक है, मेहरानगढ़ जीता। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। औरंगजेब की मृत्यु होने के बाद में नेक्स्ट मुगल बादशाह आता है बहादुर शाह। बहादुर शाह या इसे शाहे बेखबर भी कहा जाता था, शाहे बेखबर। ठीक है, ये मामलों को लटकाए रखता था। किसी मामले का ये जल्दी से हल नहीं निकालता था, हर मामले को लटकाए रखता था, इसीलिए इसको शाहे बेखबर कहा जाता था। ये सोचता था कोई नाराज ना हो जाए, इसलिए काम ही नहीं करता था। ठीक है, तो बहादुर शाह मुगल बादशाह बना है औरंगजेब के बाद। तो बहादुर शाह अजीत सिंह को मान्यता दे देता है, शासक के रूप में मान्यता देता है कि भाई ये मारवाड़ का शासक है। ठीक है, और अगर अजीत सिंह की बात की जाए तो अजीत सिंह की पुत्री थी जिसका नाम था इंद्र कुंवरी। इंद्र कुंवरी। ठीक है, इसने अपनी पुत्री इंद्र कुंवरी का विवाह बहादुर शाह के बाद में नेक्स्ट शासक आया था मुअज्जम। ठीक है, इंद्र कुंवरी का विवाह मुगल बादशाह फर्रुखसियर के साथ किया। फर्रुखसियर। ठीक है, देखो मुगलों में बहुत तेजी से शासक बदले थे। 1760 में औरंगजेब मरा, उसके बाद में बहादुर शाह आया। ठीक है, उसके बाद में कुछ टाइम तक मुअज्जम आया, रफी उद्दौला आया, रफी उदरजात आया। ठीक है, उसके बाद में फर्रुखसियर आया। ठीक है, ये 4-5 साल के अंदर 5-6 शासक बदल गए थे। अब वो इंडियन हिस्ट्री का टॉपिक है, इसलिए मैं उसको यहाँ पर ज्यादा नहीं छेड़ूंगा। बस आप इतना याद रखना कि अजीत सिंह ने अपनी पुत्री इंद्र कुंवरी का ब्याह मुगल बादशाह फर्रुखसियर से किया था। ठीक है, और ये जो विवाह था यह अंतिम मुगल राजपूत वैवाहिक संबंध था। मुगल प्लस राजपूत वैवाहिक संबंध। ठीक है, इसके बाद में मुगलों और राजपूतों में कोई भी वैवाहिक संबंध नहीं हुए। ठीक है, तो ये अंतिम मुगल राजपूत वैवाहिक संबंध था।
ठीक है। कुछ समय बाद फर्रुख सियर की भी मृत्यु हो जाती है, तो इंद्र कंवरी वापस से लौटकर राजपुताना यानी कि मारवाड़ आ जाती है। अब हम बात करते हैं अजीत सिंह के निर्माण कार्य। अजीत सिंह के निर्माण कार्य, तो अजीत सिंह के निर्माण कार्यों की बात करें जाए तो पहला इसका निर्माण कार्य, इसने थंबा या प्रहरी दीवार का निर्माण किया, प्रहरी मीनार का निर्माण किया। ठीक है, कहां कर रहा है? तो मंडोर में कर रहा है, मंडोर जोधपुर में। ठीक है। दूसरा आपको ध्यान रखना है इसका अजीत सिंह का निर्माण कार्य कि इसने अजीत सिंह की देवल बनाई, अजीत सिंह की देवल, और ये कहां बनाई? तो ये बनाई मंडोर में। ठीक है। देवल का मतलब होता है समाधि वाली छतरी। ठीक है। तो मंडोर के अंदर ये जो जितने भी मारवाड़ के शासक हैं, इनका समाधि स्थल था, शमशान घाट था। ठीक है। तो वहीं पर जो इनकी छतरियां होती थी मारवाड़ के शासकों को, उसको देवल कहा जाता था। तो अजीत सिंह ने अपनी देवल बनाई मंडोर के अंदर, और ये मंडोर की सबसे बड़ी देवल है, सबसे बड़ी देवल। ठीक है, सबसे बड़ी देवल आपको ध्यान रखना है। और अगर बात की जाए अजीत सिंह की, तो अजीत सिंह ने गुण सागर ग्रंथ लिखा। ठीक है, अजीत सिंह ने गुण सागर ग्रंथ लिखा है। और अगर अजीत सिंह की बात की जाए तो अजीत सिंह की हत्या, अब देखो अजीत सिंह जो है, अजीत सिंह के दो पुत्र हैं, अजीत सिंह के दो पुत्र हैं। जो बड़ा पुत्र है उसका नाम है अभय सिंह। ठीक है। और छोटा जो पुत्र है, छोटे पुत्र का नाम है बख्तार सिंह या बख्त सिंह। ठीक है, ये छोटा पुत्र है। अभय सिंह बख्तार सिंह या बख्त सिंह को भड़का देता है, और बख्त सिंह जाकर अजीत सिंह की हत्या कर देता है। ठीक है, तो अजीत सिंह की हत्या उसी के पुत्र बख्त सिंह के द्वारा की जाती है। और बख्त सिंह जो है ये आगे जाकर शासक बनेगा, तो इस वंश का दूसरा पितृहंता शासक होगा। पहला पितृहंता शासक था मालदेव राठौर, जिसने राव गांगा को मेहरानगढ़ दुर्ग की खिड़कियों से धक्का दे दिया था। ठीक है, तो अगर बात की जाए तो दूसरा इस वंश में जो पितृहंता शासक आया वो कौन था? तो वो था बख्त सिंह। बख्त सिंह अभी बाद में आएगा। ठीक है, तो ये पूरी कहानी हो गई अजीत सिंह की। अजीत सिंह के बाद में अगला जो शासक बन रहा है वो बन रहा है अभय सिंह। ठीक है, तो अजीत सिंह के बाद हम बात करते हैं अभय सिंह की। नेक्स्ट शासक है अभय सिंह। अभय सिंह, इसका जो शासन काल है 1724 से लेकर 1749 तक इसका शासन काल है। अभय सिंह के काल की प्रमुख घटनाएं क्या हो जाएगी? तो प्रमुख घटना यह हो जाएगी कि इसके समय खेजड़ली कांड हुआ। खेजड़ली कांड हुआ 1730 में। ठीक है, खेजड़ली कांड आपको पता ही है। एक बार अभय सिंह को महल के अंदर फर्नीचर बनाने की आवश्यकता महसूस हुई, तो अजीत सिंह ने अपने कामगार, जिसका नाम था गिरधारी लाल, ठीक है, गिरधारी लाल को आदेश दिया कि भाई जाओ जाकर लकड़ी वकड़ी काट के लाओ। तो गिरधारी लाल पहुंच जाता है खेजड़ी गांव। खेजड़ी गांव पहुंच जाता है, वहां पर जाकर लकड़ी काटने का आदेश देता है। ठीक है, मैं एकदम फटाफट बताऊंगा, इसको ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, सबका सुना हुआ है। ठीक है, तो वहां पर जाकर लकड़ी काटने लगता है। तो वहीं पर एक महिला होती है जिसका नाम होता है अमृता देवी बिश्नोई। ठीक है, वो लकड़ी काटने का विरोध करती है। ठीक है, और पेड़ों को ऐसे दोनों हाथों से पकड़ लेती है। धीरे धीरे उसको करके, मतलब इस अमृता देवी बिश्नोई को देखकर पूरा का पूरा गांव जो है वो भी उमड़ पड़ता है। ठीक है, तो इस हत्याकांड के अंदर काफी सारे लोग मारे जाते हैं। ठीक है, अमृता देवी बिश्नोई जो है, इसकी याद में पर्यावरण का सबसे बड़ा अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, पर्यावरण को बचाने का जो सबसे पहला आंदोलन था वो
ये खेजड़ली आंदोलन था। ठीक है, तो पर्यावरण का जो सबसे बड़ा अवार्ड है अमृता देवी बिश्नोई अवार्ड ही दिया जाता है, ये आप ध्यान रखना, ये नया क्वेश्चन बनता है। बाकी खेजड़ली वाला सब आपने सुना हुआ ही है। ठीक है, तो खेजड़ली कांड किसके समय हुआ है? अभय सिंह के समय हुआ है 1730 में। और कामगार कौन था? गिरधारी लाल, जिसके आदेश पर मतलब लोगों को मारा गया था। ठीक है, इसके बाद में अगर बात की जाए अभय सिंह की, तो अभय सिंह के दरबारियों का आपको ध्यान रखना है। अभय सिंह के दरबारी, तो इसका पहला दरबारी है कर्णीदान। कर्णीदान, और कर्णीदान की रचना है सूरज प्रकाश। सूरज प्रकाश। दूसरा जो दरबारी है इसका ध्यान रखना है आपको, वीरभान, और वीरभान की रचना है राजरूपक। ठीक है, और अगर इसकी बात की जाए अभय सिंह की, तो अभय सिंह ने हुरडा सम्मेलन में हिस्सा लिया था। हुरडा सम्मेलन में हिस्सा लिया था। देखो, मराठे जो थे वो राजस्थान पर आते बार बार आक्रमण करते थे, तो मराठों से निपटने के लिए राजपूत राजाओं ने एक सम्मेलन बुलाया था, उसी को ही हुरडा सम्मेलन कहा गया था। 1734 में हुआ था, भीलवाड़ा में हुआ था। ठीक है, ये मेवाड़ में और जयपुर में मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया है इसको। ठीक है, तो यहां बस ये बात करेंगे कि अभय सिंह जो था इसने हुरडा सम्मेलन के अंदर भाग लिया था। ठीक है, और अगर इसकी बात की जाए अभय सिंह की, तो इसने मंडोर में 33 करोड़ देवी देवताओं की साल का निर्माण किया। ठीक है, कभी मंडोर गार्डन जाना घूमने के लिए, मंडोर गार्डन में आपको भैरू जी का मंदिर और ऐसे करके 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर आपको दिखाई देगा। ठीक है, एक ही मतलब 2-4 मंदिरों में, ऐसे नहीं कि 33 करोड़ मंदिर है, इतने मंदिर नहीं है। ठीक है, तो 33 करोड़ देवी देवताओं की साल का निर्माण करने वाला व्यक्ति भी कौन है? अभय सिंह है। कहां कर रहा है? मंडोर में कर रहा है। ठीक है, अभय, हाँ, नेक्स्ट जो इस वंश में शासक आ रहा है अभय सिंह के बाद, उसका नाम है रामभद्र। रामभद्र का जो शासनकाल है वो है 749 से 1751 के बीच में। ठीक है, निर्बल शासक था। ठीक है, भक्त सिंह से हार कर मेहरानगढ़ से भाग गया। ठीक है, मेहरानगढ़ से ये भाग गया। नेक्स्ट जो इस वंश में शासक आ रहा है उसका नाम है भक्त सिंह। ठीक है, भक्त सिंह का शासनकाल है 1751 और 52। ठीक है, भक्त सिंह कौन था? तो अजीत सिंह का छोटा बेटा, अभय सिंह का छोटा भाई। ठीक है, तो भक्त सिंह कौन था? अजीत सिंह का छोटा पुत्र। ठीक है, दूसरा पितृहंता शासक, इस वंश का दूसरा पितृहंता शासक था। ठीक है, देखो भक्त सिंह ने बहुत से किले बनवाए नागौर के अंदर, इसने बहुत से किले बनवाए, उनमें से आब हवा महल सर्वाधिक प्रसिद्ध हुआ। ठीक है, और इसकी बात ध्यान रखनी है कि 1752 में सिंगोली, 1752 में सिंगोली, ये पड़ता है जयपुर के पास, सिंगोली जयपुर में इसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, भक्त सिंह का भी काम तमाम हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं इस वंश में जो शासक आ रहा है उसका नाम है महाराजा विजय सिंह। ठीक है, तो नेक्स्ट शासक है विजय सिंह। विजय सिंह, विजय सिंह की अगर शासनकाल की बात की जाए तो 1752 से लेकर 1793 तक इसका शासनकाल है। ठीक है, अब ये जो विजय सिंह है, विजय सिंह को कविराज श्यामल दास की रचना है वीर विनोद। वीर विनोद। ठीक है,
तो कविराज श्यामल दास इस विजय सिंह को वीर विनोद ग्रंथ में मारवाड़ का जहांगीर, ठीक है, या जहांगीर का नमूना कहते हैं, ठीक है। और ये जो विजय सिंह है, विजय सिंह की एक पासवान है, पासवान या दासी, जिसका नाम है गुलाब राय, ठीक है। गुलाब राय को ये जो कविराज श्यामल दास है ये मारवाड़ की नूरजहां कहते हैं, ठीक है। अब ये जो गुलाब राय है, गुलाब राय के बारे में आपको 2-3 बातें ध्यान रखनी है कि भाई गुलाब राय कौन थी। तो गुलाब राय जो है ये विजय सिंह की पासवान थी, ठीक है। वल्लभ संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित थी, यानी कि वल्लभ संप्रदाय की थी, ठीक है। जाट जाति की महिला थी, जाट जाति की महिला थी, ठीक है। गुलाब राय के आपको निर्माण कार्य भी ध्यान रखने हैं। तो इसके निर्माण कार्य में पहला निर्माण कार्य हो जाएगा गुलाब सागर तालाब का निर्माण, गुलाब राय सरोवर का निर्माण। दूसरा इसने बनाया गुलाब राय बच्चा सरोवर, ठीक है, गुलाब राय बच्चा सरोवर भी इसी ने बनाया। और तीसरी बात अगर इसकी ध्यान आपको रखनी है तो तीसरा आपको ध्यान रखना है कि गुलाब राय जो है इसने एक कुंभ बिहारी मंदिर का भी निर्माण करवाया, ठीक है। ये सब निर्माण हो रहे हैं जोधपुर के अंदर। तो गुलाब राय को भी आपको ध्यान रखना है। ये नूरजहां और जहांगीर का नमूना वाला क्वेश्चन एग्जाम में 2 से 3 बार पूछा जा चुका है, ठीक है। तो इसको विशेष रूप से ध्यान रखना कि इनको जहांगीर का नमूना किसने कहा है, किसको कहा है, ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। और अगर हम विजय सिंह की बात करें तो विजय सिंह है, इसने मारवाड़ में टकसाल खोली और विजय शाही सिक्के जारी किए, ठीक है। मारवाड़ में टकसाल खोली और टकसाल खोलकर इसने विजय शाही सिक्के चलाए, ठीक है। और अगर इसकी विजय सिंह की बात की जाए तो विजय सिंह के काल में एक युद्ध हुआ था जिसे कहा जाता है डंगा या डांगा का युद्ध। यह युद्ध हुआ है 10 सितंबर 1790 को, डांगा या डंगा का युद्ध, ठीक है। अगर स्थान की बात की जाए तो स्थान है डंगावास या डांगावास कहा जाता है। यह पड़ता है मेड़ता नागौर में, ठीक है, मेड़ता नागौर में। यह युद्ध किस किस के बीच हुआ? तो यह युद्ध हुआ है मारवाड़ सेना वर्सेज मराठा सेना, मारवाड़ और मराठाओं सेनाओं के बीच में हुआ था, ठीक है। इसमें मराठा सेना के 2 सेनापति थे, एक तो महाजी सिंधिया और दूसरे डी बॉय, ठीक है। इस युद्ध में मराठा सेना ने मारवाड़ की सेना को बुरी तरह से पराजित किया, ठीक है। मराठा सेना इस युद्ध में विजयी रही, लेकिन ये जो डी बॉय ये इस युद्ध में मारा गया, ठीक है। मराठा सेना का कमांडर था डी बॉय, मारा गया। तो डी बॉय की जो कब्र है, इसकी कब्र आपको मेड़ता नागौर में मिलेगी, ठीक है। ये भी बात आप थोड़ी सी ध्यान रख लेना। इसके अलावा अगर बात की जाए तो इसका एक दरबारी है, विजय सिंह का दरबारी, उसको भी आप थोड़ा सा ध्यान रख लेना, जिसका नाम है बिशन सिंह बारहट। और बिशन सिंह बारहट जो है इसकी रचना है विजय विलास,
इसका जो ग्रंथ है वो है विजय विलास। ठीक है, तो आज की क्लास में हम यहां तक ही लेंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम ये जो मारवाड़ का इतिहास है इसे पूरा कंप्लीट कर देंगे, लास्ट शासक हनुमंत सिंह तक हम जाएंगे। ठीक है, इसके बाद में भीम सिंह वगैरह आएंगे, उसको हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। होप आप लोगों को समझ में आया। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई कीजिए और अपने कर्तव्य पथ पर यूं ही बढ़ते रहिए। ओके जी, बाय बाय।